हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसपी टीजीटी नेचुरल साइंस के सॉल्यूशन। और ये एग्ज़ाम 25 सितंबर 2021 को हुआ था शिफ्ट 3 में, एंड इट इज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। जो शिफ्ट 3 होती है वो 4:30 से 6:30 बजे के बीच में होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम गोज अप ऑन बीइंग थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड दे करके इसको ऊपर फेंक रहे हैं। इसका मास गिवन है 50 ग्राम। तो हमें बताना कि वर्क डन कितना होगा। अब देखो, जब ये h हाइट ऊपर चल जाएगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी mgh, और उसी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा वर्क डन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि हम फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। अभी हाइट कितनी होगी, तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो होती है 0। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा जब ये ऊपर जाएगा, v² = u² + 2as। अब फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई, u² - 2gh, या फिर h = कितना आ जाएगा, u² / 2g। तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, ये u पोटेंशियल एनर्जी है और स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी है, mgh माइनस mg की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। h कितना होगा, तो h बराबर होगा u² / 2g के, जिसे g कैंसिल कर दो तो w = आ जाएगा -m u² / 2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 मास कितना है 50 ग्राम है, तो अपॉन 1000 करना पड़ेगा ऐसा यूनिट के लिए। u कितना है 10, तो 10 × 10, 2 3, देखो 3 0 यहाँ 3 0 यहाँ, तो ये वर्क आ जाएगा -5/2 या फिर -2.5 जूल। दिस विल बी द आंसर। आगे से आपको अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है ना कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइंड द वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, तो आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना mu² / 2। मतलब ये एक तरह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वही वर्क डन के इक्वल होगी। नेक्स्ट, अ प्रेशर ऑफ टेस्ट मर्करी इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो 1 mm ऑफ Hg का मतलब ये है कि उसकी जो हाइट होगी प्रेशर वो 76 सेंटीमीटर होता है ऑफ द मर्करी इन 1 atm। Which of the following is not a limitation of using हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। कौन सी लिमिटेशन नहीं है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब हो गया जैसे बांध होता है तो उसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं एट अ हाई टच पर, फिर वहां से उतनी ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो टरबाइन को मूव करवाता है। इसका मतलब पानी की पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें डैम्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड, तो ये तो एक लिमिटेशन है। द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कैन नॉट बी साइटेड एट द प्लेस ऑफ आवर चॉइस। मतलब हम ऐसे नहीं कि कहीं पर भी इसको बना देते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर आबादी कम हो। सही। वाटर यूज फॉर हाइड्रो पावर कैन नॉट बी यूज फॉर अदर पर्पज लाइक इरिगेशन। ऐसा नहीं है, जो पानी होता है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए, उसका कुछ खराबी नहीं होती उसमें, उसको आप बाद में कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खेती में इस्तेमाल हो सकता है। फिर देयर नीड टू बी सफिशिएंट एंड कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग वाटर करंट और वाटर हेड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये तो बात है कि जो हाइट होनी चाहिए पानी की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और कंटिन्यूअसली एक पानी वहाँ पर रहना चाहिए ताकि हम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकें। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। न्यूक्लियर फोर्स आर डैश एंड डैश। न्यूक्लियर फोर्स होती क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ। एटम होता है, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। अभी जो न्यूक्लियर फोर्स होती है शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस होगा फर्मी रेंज का तभी ये लगेंगी शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है, और हाईली अट्रैक्टिव होंगी, हाईली अट्रैक्टिव। तो न्यूक्लियर फोर्स आर
पहले क्या आ जाएगा, लार्जली अट्रैक्टिव एंड आर शॉर्ट रेंज, लार्जली अट्रैक्टिव और शॉर्ट रेंज, तो 1 and 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, वैसे एक और चीज़ है, अगर आर की वैल्यू 0.5 या 0.8 से कम हो जाए तो तब ये रिपल्सिव हो जाती है, पर वो एक स्पेशल केस है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, जनरली अट्रैक्टिव होती है नेचर में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ फायर डज नॉट डिपेंड। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में एरिया, तो ये लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस कितनी उस पर डिपेंड करेगा, और रेसिस्टिविटी तो एक कांस्टेंट फैक्टर होता है, तो थिकनेस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा और विड्थ पे भी डिपेंड करेगा। ह्यूमिडिटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर ह्यूमिडिटी पर डिपेंड नहीं करता। Why is ocean energy regarded as being preferable over wind energy? मतलब ओशियन एनर्जी बेटर है देन विंड एनर्जी, ऐसा क्यों? क्योंकि ओशियन एनर्जी प्रेडिक्टेबल होती है, टाइड्स जो होती हैं वो प्रेडिक्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है, हम पता कर सकते हैं कि कब ज़्यादा टाइड्स आएगी कब कम होगी। फिर जब हम ओशियन एनर्जी को यूज़ करते हैं या फिर जनरेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें कम नंबर ऑफ टरबाइन चाहिए होते हैं, जबकि विंड एनर्जी के लिए सेम अमाउंट एनर्जी जनरेट करने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ टरबाइन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट आंसर। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? प्रेशर को बराबर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द इफेक्ट ऑफ वीक फोर्स इज एक्सपीरियंस इनसाइड, तो मैंने अभी आपको बताया था ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यहाँ पर आएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों। व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल? इलेक्ट्रिक बेल में किस तरह की शेप होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इस्तेमाल करेंगे? तो ये एक सर्किट डायग्राम है एक इलेक्ट्रिक बेल का, यहाँ पर हमें यू शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर मैग्नेट मतलब जब करंट फ्लो करवाओगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्स लगेगी इस वायर पे, ये जो हैमर है मेटेलिक, और ये बार बार इस पर स्ट्राइक होगा तो इलेक्ट्रिक बेल का काम करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा यू शेप की मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, पूछा है कि हीट कितना होगा। देखो हीट के फॉर्मूले कितने होते हैं पहले मैं बता देता हूँ, 3 फॉर्मूले होंगे हीट के। पहले पावर का बता देता हूँ, पावर इक्वल टू वी आई होता है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर बी होता है, और पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर बी होता है। आपने पढ़ा होगा पावर इक्वल टू होता है हीट एनर्जी अपॉन में टाइम टेकन, तो हीट के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर इंटू टाइम, या फिर जितने भी फॉर्मूले ना वी आई वी स्क्वायर अपॉन आर आई स्क्वायर आर, इसमें हम टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस और करंट गिवन है, तो हम वो फॉर्मूला लेंगे जिसमें रेजिस्टेंस और करंट हो, जैसे आई स्क्वायर आर, तो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर और यहाँ पर टाइम की मल्टीप्लाई, करंट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 15, टाइम कितना है 5 मिनट है, लेकिन उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई करके, तो अगर 9 इंटू 75 इंटू 60, इसी का 40.5 इंटू मतलब किलो जूल भी लिख सकते हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। Which of the following statement is incorrect? It cost a small amount of money to run a hydrogen vehicle। देखो जो हाइड्रोजन व्हीकल होता है वो बाकी व्हीकल से काफी महंगे पड़ते हैं, तो इनकरेक्ट हो गया। हाइड्रोजन गैस इज नॉट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विल टेक फ्यूल कार एटलीस्ट ट्वाइस एज फॉर अ रनिंग गैस ऑन अ गैसोलाइन, मतलब कि अगर हम हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम दुगनी चलेगी जब हम गैस का इस्तेमाल कर रहे होंगे कार में। हाइड्रोजन इज वन ऑफ द अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो ये भी बात सही है। इफ द प्रेशर एट पॉइंट ऑन द लिक्विड इज इंक्रीज देन, तो ये जो क्वेश्चन नहीं है पास्कल लॉ से, पास्कल लॉ मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिसके अकॉर्डिंग अगर मान लो कहीं पर प्रेशर चेंज हो रहा है तो वो प्रेशर चेंज हर एक डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिटेड होगा, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द प्रेशर एट ऑल द पॉइंट ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, जितना चेंज हुआ है उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, उतना ही चेंज हो जाएगा। इसमें पूछा इफ यंग्स मॉडुलस इफ आई इज द यंग्स मॉडुलस रो इज द डेंसिटी, तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगी? तो इसमें ऑप्शन तो यहाँ पर रेज्ड है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होगा यंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी वाई अपॉन में रो।
व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर इन द सर्किट गिवन बिलो। यहाँ पर कोई सर्किट नहीं गिवन है तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल गैस इज रॉन्ग। नेचुरल गैस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है ये बताना है। मीथेन इज अ कॉमन गैस फाउंड इन स्विम्स एंड इज आल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये स्टेटमेंट सही है। इट इज फाइनाइट सोर्स, फाइनाइट सोर्स भी है। जो मीथेन होती है उसको हम जनरेट भी कर सकते हैं बायोगैस का, जो एनिमल के बाय प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज करके। इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाइल बर्निंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये प्रोड्यूस करेंगी जब जलेंगी, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट यही है। नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल, तो नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल होती है, काफी साल लग जाते हैं इसको बनने में। एन एलिवेटर वेइंग 400 किलोग्राम इज टू बी लिफ्टेड एट कांस्टेंट वेलोसिटी 0.20 मीटर पर सेकंड। तुमसे पूछा व्हाट वुड बी द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द मोटर टू बी यूज्ड। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ, पावर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है वाट, और 1 वाट में होता है 746, सॉरी 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट, और वो ऐसा यूनिट क्या होगी, वाट पावर की। अब यहाँ पर हमसे पूछा है मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो पावर पूछा, पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी। फोर्स कितना हो जाएगा, जो उसका वेट हो गया यानी कि एम जी इंटू वी। मास है 400 किलोग्राम, जी की वैल्यू आप 10 ले सकते, वैसे 9.8 लेंगे क्योंकि गिवन है 9.8, इंटू में स्पीड कितनी 0.20, और ये वाट में आएगी। फिर इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 746 से, तो उसके बाद जब सोल्व करेंगे आएगा 1.05 हॉर्स पावर एचपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्लोटेशन। फ्लोटेशन से रिलेटेड क्या चीज सही नहीं है वो बताना। मेरा सॉलिड वुड इज डिप्ड इनटू अ फ्लूइड, द फ्लूइड एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ द बुयांसी ऑन द सॉलिड, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में बुयांसी फोर्स लगती है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। द सॉलिड रिमेन इन इक्विलिब्रियम विद द फोर्स ऑफ बुयांसी इज लेस देन द वेट ऑफ द सॉलिड। देखो इक्विलिब्रियम में तब होता जब फोर्स ऑफ बुयांसी लेस देन ना होकर के इक्वल होती, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमें नॉट ट्रू ही चूज करना है, तो ओनली 2 यहाँ पर इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो ये बताता है कि अगर कोई कंडक्टर है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बी में, करंट उसमें आई फ्लो कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। इसका फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी, क्लास 12th में फॉर्मूला है। जो फोर्स लगती है वो डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि अगर मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें जो आपकी फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और मिडल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि उस पर फोर्स किस तरफ लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो ये होगा कि इफ द फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो जो थंब होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा जो उस कैरिंग कंडक्टर पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कूलम्ब फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। कंजर्वेटिव फोर्स उन फोर्सेस को बोलते हैं जिसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट। वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, जैसे मान लो इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी। अब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, यहाँ से यहाँ जा रहे हो, या ऐसे जा रहे हो, अलग अलग पाथ है आपके, लेकिन वर्क डन तीनों के लिए सेम रहेगा अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ग्राम solid cube having an energy of 100 centimeter floats in water, how much volume of the cube is outside the water। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले पेपर में भी आया हुआ था। मान लेते हैं कि कोई वाटर है और उसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की शेप क्यूब है और वो पूरी तरह से डूबी हुई नहीं है। वेट है इसका, वेट ऑफ क्यूब
वो हम एमजी से निकाल सकते हैं। मास गिवन है हमें 800। जितने भी ऑप्शन है सब सेंटीमीटर में है, तो हम इसको सीजीएस यूनिट में ही काम करेंगे पूरा। जो लेंथ है मतलब साइड के लिए वो 10 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी, इट विल बी साइड की क्यूब, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूब जो पूरी क्यूब है। अब मास गिवन है 800 ग्राम, तो यहाँ पर हम जो कंसेप्ट होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का उसको अप्लाई करेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है, ये 1000 है, ऐसा यूनिट में सीजीएस यूनिट में होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि उस पानी का वॉल्यूम कितना होगा जिसमें हम 800 ग्राम सॉलिड क्यूब ड्रॉप करवा रहे हैं, क्योंकि जितना वेट होगा लिक्विड का उस ऑब्जेक्ट का उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी। मास 800 और डेंसिटी कितनी है पानी की 1, सो इट विल बी 800 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो जो पूरी वॉल्यूम है क्यूब की वो कितनी है 1000, और वॉल्यूम कितनी डिस्प्लेस हुई है 800 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस होगा वही होगा कितना वॉल्यूम बाहर है, आउटसाइड है। सो वी कैन राइट, सो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब आउटसाइड द वाटर विल बी 1000, दैट इज कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसका मास 800 ग्राम है 800, तो ये आएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। डिसिप्लिन 2 के क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ द क्रिटिकल एंगल इज 48.2। क्रिटिकल एंगल हम टीआर में यूज करते हैं टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डेंसर मीडियम में लाइट है, अगर वो इस तरह के एंगल पर उसका इंसिडेंस, अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये वापस उसी मीडियम में आ जाती है। और अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तभी इस सरफेस पर ग्रेस कर जाती है, तो उसी को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं जिसमें ये जो लाइट है ना तो बाहर जाए ना अंदर आए, ग्रेजिंग हो जाए यहाँ पर इस सरफेस पर इस तरह से चलेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC। हालांकि एंगल ऐसा है कि हम उसको निकाल नहीं पाएंगे, तो डायरेक्टली हमें ध्यान रखना होगा, आंसर आएगा 1.34। विल बी इक्वल टू 1/sin 48.2 डिग्री। When a light passes from optically denser medium to an optically rarer medium, तो क्या होगा। देखो ऑप्शन तो नहीं गिवन है, फिर भी मैं अपने कंसेप्ट से समझाऊंगा। मान लेते हैं ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर, तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट रे जाती है तब वो जो नॉर्मल है उससे दूर जाएगी। तो मान लो ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है, तो इसमें आर एंगल ज़्यादा होता है एंगल आई से। ये कह सकते हैं आई एंगल कम होगा एंगल आर से। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं गिवन है, तो मेरे ख्याल से इसी के रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, द रेटिना ऑफ एन आई कंटेन्स मिलियन ऑफ रिसेप्टर। देखो जो इमेज बनती है आंखों में वो बनती है रेटिना पर, और रेटिना से बहुत सारी मिलियंस ऑफ रिसेप्टर होते हैं जो कि माइंड में जाते हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेकर के। उसमें दो तरह के होते हैं, रोड्स भी और कोन्स भी, तो दोनों ही करेक्ट है। जो कोन्स सेल होती है वो हमें कलर देखने के लिए हेल्प करती हैं, जो रोड सेल्स होती हैं रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें लाइट की इंटेंसिटी देखने के लिए हेल्प करते हैं। द फ्रंट पोर्शन ऑफ आई कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन क्या कहलाती है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कॉर्निया ही होता है। रेटिना पर तो इमेज बनती है, पिपल से अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल होता है, कितनी लाइट जाएगी, और आइरिस उसकी हेल्प करती है। साउंड वेव कॉन्स्टिट्यूट, देखो जब साउंड वेव चलेगी तो साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर, और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो कहीं पर तो वो पास पास होंगे मतलब कंप्रेशन होगा, तो कहीं पर वो दूर दूर होंगे, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन कंटिन्यूसली साउंड वेव में रहता है, तो यहाँ पर आएगा अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू, तो एटॉमिक साइज का मतलब होता है कि उसका रेडियस कितना है, तो करेक्ट आंसर विल बी रेडियस। द अपीयरेंस ऑफ साउंड टू हियर इज
सब्जेक्टिवली कैरेक्टराइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। सेम क्वेश्चन इससे पहले वाली शिफ्ट में आया था, तो इसमें तीनों ही करेक्ट है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बॉल विच रीच थ्रोन वर्टिकली एट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अभी हमने दो क्वेश्चन पहले ही करवाया था ना, जहाँ पर हम वेक्टर निकाले थे, तो मैंने वहाँ पर बताया था एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन में 2g। डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं हाइट फाइंड करने के लिए। यू कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, जी की वैल्यू 10 हो जाएगा, 16 अपॉन में 20 या फिर 0.8 मीटर। ये कैसे वो बता देता हूँ। जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। और क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता है, तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और भी इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन टाइम नहीं है इसलिए मैं इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है -2gh, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2gh, तो हाइट कितनी आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन में 2g, उसी का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें इससे प्रीवियस जब आप क्वेश्चन करोगे प्रीवियस शिफ्ट वाला, मतलब 25 तारीख का जो पेपर था शिफ्ट 3, उसमें भी लेटेंट हीट की डेफिनेशन पूछी गई थी। और यहाँ पर भी लेटेंट हीट का मतलब जैसे Q इक्वल टू ml अगर है, तो अगर मास 1 किलोग्राम है तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kilogram of liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। तो डेफिनेशन सिर्फ पूछी गई है लेटेंट हीट की। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसके अलावा जो 26 तारीख को पेपर है, मतलब वो मैं आगे करवाऊंगा, उसमें भी इसकी वैल्यू पूछी गई है। लोवेस्ट इंटेंसिटी साउंड की क्या होती है ह्यूमन ईयर के लिए, तो वो होती है 10 डेसिबल। और जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इफ यू स्टार्ट हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री, तो टेम्परेचर देन टिल व्हाट द टेम्परेचर डज इट कॉन्ट्रैक्ट। देखो इसको हम बोलते हैं एनोमलस एक्सपेंशन। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। बाकी जितनी भी चीजें अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो वो एक्सपेंड होती है, जबकि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपेंड होने की जगह, तो इसको एनोमलस एक्सपेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड।